हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन मल्होत्रा। आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 22 में, जहां पे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। आज इस चैप्टर में हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स जो इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं या फिर इंडिया अडॉप्ट कर सकता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आई होप आपने अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको देख लिया है, और आज हम चैप्टर 22 से अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या होता है, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड को मैंने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, और आज फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। देखिए, आपको मैं ना एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी ने चाय ली थी, ठीक है, चाय पत्ती किसी ने ली, ठीक है, टी ली किसी ने दुकान से, और उस टी से उसने क्या किया, उस टी से उसने आगे बिजनेस खोला, उसने चाय का स्टॉल लगा लिया, और उसके पास उसने कोई 10 कप चाय बनाए, ठीक है। और ये टी उसने 10 रुपीज़ की लाई थी, ठीक है, टी कितने की थी? 10 रुपीज़ की लाई थी, ठीक है। अब उसने वो जो चाय है, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, 10 रुपये की चाय थी, और ये पैकेट 10 रुपये का था, और आगे जो ये पर्सनस के लिए उसने चाय बनाई, मतलब 8 कप चाय बन गई मान लो, ठीक है। 8 कप में उसने हर एक कप को 10 रुपये का रखा था, तो इससे उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज़। और उसने इन्वेस्ट कितना किया था? 10 रुपीज़। तो 80 में से 10 निकालोगे, पीछे बचेगा 70। तो इसका मतलब क्या, उसने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, हमारा मेन पर्पस क्या होता है इन्वेस्टमेंट में? हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बेनिफिट देखते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आगे जाने से पहले ना मैं आपको ना थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा देना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं, क्या होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं ना, हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो वर्ल्ड है, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज़ है, यूएस है, इंडिया है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ है हमारी। तो क्या होता है, कंट्रीज़ जो है उनकी अपनी डिफरेंट तरीके की इकॉनमी होती है। कोई कंट्री क्लोज्ड इकॉनमी पे चलती है, कोई कंट्री ओपन इकॉनमी में चलती है। क्लोज्ड इकॉनमी में क्या होता है? क्लोज्ड इकॉनमी में ना, जो हमारा देखो, मान लो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और ये बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये बाकी कंट्रीज़ मान लो आप। तो क्लोज्ड इकॉनमी क्या है कि इंडिया सिर्फ अपनी कंट्री पे ही फोकस करेगा, ठीक है, दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस नहीं रखेगा, ठीक है। इस कंट्री के साथ इंडिया कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, मतलब इंडिया जो है इसमें उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लोज्ड इकॉनमी वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, सिर्फ अपने देश पे फोकस करेगा, बाकी के साथ कोई ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्लोज्ड इकॉनमी ये होती है, ठीक है। और ओपन इकॉनमी क्या होती है? ओपन इकॉनमी में इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज के भी साथ हैं, ठीक है। ये देखो, एन ओपन इकॉनमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है। अब क्लोज इकॉनमी में आओ, जो एक्टिविटी होती है आउटसाइड द टेरिटरी डू नॉट इफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोल रही हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ टेरिटरी के बाहर होंगी, ठीक है, मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया क्लोज्ड इकॉनमी है मान लो, ठीक है, इंडिया क्लोज्ड इकॉनमी है, जो भी एक्टिविटीज़ इस कंट्री में हो रही है, इस कंट्री में, इस कंट्री में कोई भी कंट्रीज़ हैं, ये मान लो ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनमें कोई भी एक्टिविटी होगी, इससे इंडिया को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इंडिया पे कोई असर नहीं, यानी कि इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ओपन इकॉनमी में क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी इकॉनमी की हैं वो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन से काफ़ी इफेक्ट होगी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया थे 2008 में, उससे सारा वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो उस मतलब क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो इकॉनमी थी वो ओपन थी, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ होगी उसका इम्पैक्ट यहाँ की कंट्रीज़ पे भी पड़ेगा। अगर हम बात करें क्लोज्ड इकॉनमी की, तो क्लोज्ड इकॉनमी में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें ओपन इकॉनमी की, तो जो नेशनल इनकम है वो ग्रेटर भी हो सकती है, इवन स्मॉल भी हो सकती है डोमेस्टिक इनकम में से। तो अगर हम बात करें क्लोज इकॉनमी की, तो ये एक इमेजिनरी इकॉनमी है। अगर हम बात करें तो इकॉनमी ओपन इकॉनमी की, इट इज़ अ रियलिस्टिक इकॉनमी, ये एक रियलिस्टिक इकॉनमी है। मतलब देखो, इमेजिनरी और रियलिस्टिक कैसे हैं। अब आज के टाइम पे पॉसिबल है कि एक कंट्री सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, हमें किसी ना किसी दिन दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम क्लोज्ड इकॉनमी पे रह सकें। और ओपन इकॉनमी क्या है
एक रियलिस्टिक इकॉनमी है। देखो आप खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचोगे, जब आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल को भी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे ही कंट्रीज़ को भी दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए ये एक इमेजिनरी इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें कहीं ना कहीं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही दिखता है, क्लोज इकोनॉमी। जबकि रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट कौन सा है, ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे कंट्रीज़ के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो एक दूसरे की कंट्री को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है आपकी कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन से हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, देखो हमने ना पिछले जो भी चैप्टर्स थे वहाँ पे पब्लिक सेक्टर पढ़ा, रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, और हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है जो कि इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प करे, जैसे, ठीक है। अब जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, आज के टाइम पे चल रहा है, आज के टाइम पे हर एक कंट्री क्या चाहती है, ऐसा ग्रोथ मॉडल चाहती है जिससे ग्रोथ हो, ठीक है, एक कंट्री की ग्रोथ हो, उसकी सेविंग्स बढ़े, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है। बट किसी भी कंट्री की जो भी ओवरऑल लेवल की सेविंग्स कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है, वो उसकी इकॉनमी डिटरमाइन करती है। जैसे हमारा पहले क्या कॉन्सेप्ट रहा करता था, जब इंडिया इनिशियली पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उस टाइम पे इंडिया का ना एक कॉन्सेप्ट था। 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया क्लोज्ड इकॉनमी था उस टाइम पे, ठीक है, क्लोज्ड इकॉनमी पे चल रहा था, यानी कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, क्लोज्ड इकॉनमी रहना चाहता था, ठीक है। तो साथ में अगर इंडिया उस टाइम पे इस तरीके से चलना चाहता था, तो इंडिया में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि उस टाइम पे इंडिया की क्या थी, लो सेविंग्स थी। जब किसी की लो सेविंग्स है, उसके पास सेविंग्स ही नहीं है, तो वो कितना इन्वेस्ट करेगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा। अगर लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, लोअर ग्रोथ देखने को हमें मिल जाएगी। अगर लोअर ग्रोथ होगी तो हम एक लो ग्रोथ साइकिल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी इस तरीके की, और इस तरीके का जो साइकिल है, ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया है। इस साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, जो इस तरीके का ग्रोथ रेट चल रहा था उसको हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जब हमारी जो सेविंग्स है वो प्रॉपर नहीं होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं डेवलप, उसको हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो ओवरऑल लेवल की सेविंग्स थी वही डिटरमाइन करती हैं। अगर बंदे के पास पैसे हैं तभी तो वो आगे कुछ उससे इन्वेस्ट कर सकेगा ना। अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब तो वो नहीं कर सकता। तो अब अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स से ही डिटरमाइन होती है। तो जब हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं अपनी सेविंग्स के भी ज़्यादा, ठीक है, मान लो हमारे पास 10,000 हमारी 10,000 रुपया है, लेकिन मैंने इस महीने 11,000 रुपये खर्च कर दिए, मतलब प्लस 1,000 रुपीज़ मैंने ज़्यादा खर्च लिए। तो इससे क्या होगा, इससे मैं घाटे में चली गई, ठीक है, मेरी इनकम थी 10,000 ही, पर मैंने 11,000 खर्च लिए, तो इसकी वजह से मैं 1,000 रुपीज़ घाटे में चली गई। और इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट, मतलब घाटा हो जाना। तो जब हम इस तरीके की एक्सेस स्पेंडिंग कर लेते हैं तो इसकी वजह से जो इकॉनमीज़ हैं उनमें डेफिसिट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, अगर हम इकॉनमी सेविंग को डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम इकॉनमी में सेविंग्स को डिफाइन करें तो सेविंग्स किसके बराबर होती हैं। अगर आप सेविंग्स को देखोगे तो सेविंग्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो हमारी इनकम है, इनकम से आप माइनस कर दो आपका कंजम्पशन, ठीक है। आपकी इनकम थी 10,000 रुपया, मान लो 100 रुपये आपकी इनकम थी, और आपने 50 रुपये उसमें से खर्च करिए कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कंजम्पशन आपका 50 रुपये हुआ, तो आपकी सेविंग कितनी आई पीछे, 50 रुपीज़ आई ना। 100 में से 50 माइनस करोगे, 50 सेविंग्स, तो ये आपकी क्या है, सेविंग्स है। तो सेविंग्स का क्या फार्मूला होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो सकती है, जो सेविंग होती है वो आपकी फाइनेंशियल सेविंग भी हो सकती है, ऐसी सेविंग जो आपने बैंक में रखी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, इंश्योर फंड्स वगैरह, ठीक है। और कैश के अलावा जो भी आपकी सेविंग्स होती है वो आपकी क्या होती है, फाइनेंशियल सेविंग्स होती है। तो अगर हम बात करें 70% सेविंग्स आज के टाइम पे हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हाउस होल्ड सेक्टर से देखने को मिलती है। अगर हम बोलें तो इंडिया एक हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग है। देखो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग ड्राइवन इकॉनमी है इंडिया, ठीक है। तो
अब हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि इंडिया की जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और इसी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, इन्वेस्टमेंट से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि हम मशीन, नई टेक्नोलॉजीज को लाके मशीन्स भी बना रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस में से जब आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो आपको बचा नेट बचता है हमारे पास। ये हमने जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, लास्ट चैप्टर में भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बचता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, जब हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही बोलते हैं ग्रोथ तभी बढ़ सकती है जब हमारा कैपिटल, जब हमारे पास मशीनें होंगी, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी में। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मारुति ने डिसाइड किया है कि वो न्यू प्लांट को सेटअप करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार को प्रोड्यूस करना चाहती है, तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कार का प्रोडक्शन करेगी, इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। जीडीपी के साथ साथ इससे हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी होगी, ज़्यादा लेबर चाहिए होगा, तो लोगों को बुलाएंगे तो लेबर भी मिल जाएगा, लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंडिया ने कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल को फॉलो किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मॉडल की, तो इंडिया हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, एक टॉप डाउन मॉडल, दूसरा बॉटम अप मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल था ना, जो टॉप डाउन मॉडल था, टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन मॉडल में हमारा बेसिकली फोकस किस पे था कि हम जो है बेसिक कैपिटल एंड कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर यहाँ पे फोकस करने वाले थे। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, क्रूड ऑयल, स्टील, सीमेंट, पावर जनरेशन, इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर हम फोकस करने वाले थे टॉप डाउन मॉडल में। ठीक है, और इसकी वजह से बोलते हैं, इसकी वजह से अगर हम इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फाइनली हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कंज्यूमर गुड्स पे भी हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा जो मॉडल है, पहला मॉडल बोलता है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, टॉप डाउन मॉडल क्या बोलता है कि हमें कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना है। कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, क्रूड ऑयल, स्टील, पावर जनरेशन, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी कोर इंडस्ट्रीज और टॉप डाउन मॉडल के अंदर आएंगी। फिर आपके आते हैं बॉटम अप मॉडल। बॉटम अप मॉडल बात करता है कि स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में, कि स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, और ये जो है इन इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे हमें इनका साइज चेंज करना है, और धीरे धीरे यही इंडस्ट्रीज जो है बड़ी होती जाएंगी। तो इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, इंडिया ने फर्स्ट मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि आपको पता है प्लान्स भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन मकसद यही था कि हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर डेवलप करना है, तो हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल को ही अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने क्या किया, कोर एरियाज़ को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसमें थोड़ा बजटरी एलोकेशन किया पब्लिक सेक्टर में, और मेन ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे हमारा क्या था कि हमें अपना क्रिटिकल एरियाज़ में अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना था, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना था, अपना एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना था, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते थे, कोर इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। दो मॉडल्स थे, टॉप डाउन था, बॉटम अप मॉडल्स था। टॉप डाउन में कोर इंडस्ट्रीज थी, बॉटम अप में आपकी वो जो है स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज थी। तो इंडिया ने कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया, फर्स्ट मॉडल को अडॉप्ट किया। आई होप आपको इधर तक क्लियर हो गया। जब फाइनली आगे आपका बुक में दिया जाता है कि आगे आपका जो है लिमिटेशंस क्या रही, जो हमने पहला अर्लियर पब्लिक लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल अडॉप्ट किया, कि आपको पता है हमारा जो 1956 से 61 तक आपका, मुझे लगता है ये दूसरा सेकेंड ईयर प्लान था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पस था कि हमें कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था, जो पब्लिक सेक्टर था वो ही सारा काम करता था। तो आपको पता है 1991 में हमने जो है अपने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, एलपीजी नाम से हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने 1991 में ही हम लेकर आए हैं। तो पहले पब्लिक सेक्टर ही काम करता था। तो पब्लिक सेक्टर के क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला तो आपको पता है कि जब हम कोर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे उस टाइम पे हमारी जो सेविंग्स थी वो लो थी, लो सेविंग होगी तो आपको पता है साइकिल चलता है, लो सेविंग्स है तो आपकी लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट है तो आपकी लो ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये साइकिल चलता है, यहाँ पे आता है लो इनकम। ठीक है, लो इनकम है तो लो सेविंग्स होगी, लो सेविंग्स है लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट है लो ग्रोथ होगी तो लो इनकम होगी सभी की। ठीक है, तो इस तरीके का जो साइकिल था वो चलता था। तो इसकी वजह से पहला तो हमारा ये हमें देखने को मिला जब हमने इसके दूसरा है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा था, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, उससे इसके साथ साथ हमने फूड ग्रेन्स पे सब्सिडी बढ़ा दी थी, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी बढ़ा दी थी, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर सकती थी। इससे क्या होता, फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है जब जो है हम ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं बट हम कमा उतना नहीं पाते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ए फिजिकल डेफिसिट सिचुएशन अकर व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स। मतलब गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्च कर लेती है बट उसकी अर्निंग जो है कम है लेकिन उसने खर्च ज़्यादा कर लिया है, उसी को हम फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्डली ये पॉइंट था, थर्ड बेसिक पॉइंट था कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट स्पेंडर, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पैसा जो है कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्च कर पाए, यानी कि मशीन्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह को एक्वायर कर पाए। तो यहाँ पे जो है उसके साथ साथ ही टाइम का बहुत ज़्यादा हमें पड़ रहा था। ठीक है, हमारे पास कैपिटल थी नहीं, मशीन होती तो जल्दी जल्दी काम हो जाता लेकिन वो थी नहीं, तो इसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स का में भी बहुत टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से कास्ट जो है प्रोजेक्ट की वो भी हमें ज़्यादा पड़ रही थी। इसकी वजह से हमें किसका सामना करना पड़ा, कैपिटल डीपनिंग का, मतलब जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ी, बट हमारे पास कैपिटल एफिशिएंसी जो है लो नहीं हो पाई। ठीक है, उसके साथ साथ हम फोर्थ पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था कि हमें कैपेसिटीज़ को क्रिएट करना है, डिफरेंट एरियाज़ में अपनी जो कैपेसिटीज़ है उनको क्रिएट करना है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो हमने इसमें क्या गलती कर ली, हमने यूएसएसआर को फोकस कर लिया, बट हमें ये भी फोकस करना था कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यस वो तो हमें लगानी है, बट इसके साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी फोकस करना है, टेक्नोलॉजी एक्वायर। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में ही लिखा है कि कैपिटल फॉर्मेशन भी हमें ये मॉडल अलो कर रहा था कि आप कैपिटल मशीन्स वगैरह भी आप ले सकते हो बट एक लिमिटेड मैनर में। और जो ये हम ग्रोथ इस टाइम पे कर रहे थे ये टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसमें हम टेक्नोलॉजी और नॉलेज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, जो टेक्नोलॉजी है उससे ही काम चलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर फिफ्थ सिक्स पॉइंट में बोलते हैं कि जो है एक और हमें इसका लूप होल देखने को मिलता है कि हमारे जो फोकस था वो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे फोकस नहीं था, ना कि हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस था। तो पब्लिक सेक्टर के पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके इकॉनमी में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा सेविंग्स लो थी, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि किस तरीके से सेविंग्स को बढ़ाए, और उसके साथ साथ हमारी एक क्लोज रेगुलेटेड इकॉनमी उस टाइम पे चल रही है। तो इस सारे लिमिटेशंस है किसके, पब्लिक सेक्टर के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, ये आपका पॉइंट 22.4 है। ठीक है, आपके पास आई होप बुक है तो बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इकॉनमी को ओपन अप कर लेते हैं। 1991 में आपको पता है हमारे रिफॉर्म्स आते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको। तो जैसे इकॉनमी ओपन अप होती है तो बाहर से जो लोग थे वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे ही इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जो हमारा पोस्ट वो था, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो एक लिबरलाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लेकर आता है। एट द सेम टाइम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं और लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री कोर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे ये जो मॉडल था प्राइवेट सेक्टर मॉडल, ये काफ़ी अच्छा साबित भी हुआ और काफ़ी डिफरेंट था। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ही फोकस कर रही है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आया और इसने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया। इससे हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है काफ़ी एफिशिएंट हुआ। इसने हमारे कोर इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग हुआ इससे। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे लिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल था। अब हम पढ़ते हैं लेवरेज इन्वेस्टमेंट मॉडल स्ट्रेटजी। क्या है लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल स्ट्रेटजी? इस इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट भी होगी और हमारा कौन होगा, साथ साथ में आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन सा मॉडल है ये, पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपकी जो पब्लिक होगी, प्राइवेट, दोनों जो है पार्टनरशिप करेंगे और इस मॉडल के ऊपर फोकस करेंगे। और ये मॉडल बेसिकली किसके लिए था, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड, रेलवेज, उनके लिए जो है इस मॉडल को चुना गया। इस इन्वेस्टमेंट को बोला गया लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इस मॉडल का मेन पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आएंगे और वो बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, ठीक है, और लिमिटेड पीरियड के लिए वो काम करेंगे एंड दैट्स इट, जो है फिर उनका जो काम जो है दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी फ्यू क्वेश्चन अराइज होने लगे, जैसे यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एम्बिग्यूटीज हमें देखने को मिली, यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉपर पता नहीं चल पाता काम कितने टाइम पे होना है, या कभी कभी क्या होता गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स का हमें यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाने की जरूरत थी कि प्राइवेट पार्टीज अगर गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो तो किस तरीके से रिजॉल्व कर सके। और ऐसी जो इंस्टांसेस है वो कहीं ना कहीं जो मॉडल है जो ये इंडिया में हम यूज़ कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं ख़राब होने लगा इसकी वजह से। बट यहाँ इस मॉडल पे यही था कि आपको ट्रांसपेरेंसी एंड का लैक था, बाकी और कुछ नहीं था। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वर्क एरियाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी थी प्राइवेट पार्टी की, गवर्नमेंट की, वो अच्छे से अगर हम डिस्क्राइब कर लेते कि गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे काम कर रहा है और दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस तरीके से लोगों के सामने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती। कैसे टोल लगेगा, ठीक है, अभी आपको पता है टोल प्लाजास पे टोल कटता है, ठीक है, तो टोल्स कैसे लगाया जाएगा, कंप्लीट डिस्प्ले कर देते कि टोल कितना लगाया जाएगा, ठीक है, टोल कितना लगाया जाएगा, पीरियड क्या होगा, कब तक टोल लगेगा, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को बता देते तो इससे क्या होता है, ये मॉडल भी काफ़ी अच्छे से काम कर सकता था। और ऐसा टोल्स में कोई राउंडेड ऑफ ना हो, मतलब आज टोल आपका 22 है, कल 20 हो जाए, 18 है, 20 हो जाए, इस तरीके से कोई भी चीज़ें जो है आगे पीछे नहीं होती, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चेंज कहते हैं कि अगर आपका जो टोल है वो आज 18 है, कल 20 हो जाए, 20 से 18 पहुँच जाए, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ऑफ चेंज अराइज हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके साथ साथ ही यहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू कोई नहीं था, जिसकी वजह से एक ऑपरेशनल कन्वीनियंस की ज़रूरत थी ट्रैवलर्स के लिए, और ताकि जो लोग हैं वो टोलिंग गेट्स में आके उनके लिए हमें लेस वेटिंग टाइम लाना है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें अगर हम लेकर आते हैं, जैसे हमने आज के टाइम पे अल्टरनेटिव हम लेकर भी आ चुके हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो भी टोल्स हैं उनमें स्मार्ट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं जिसमें क्या होता है आप उनको फास्ट टैग के नाम से जानते हो, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ वहाँ पे आप ना सीधा आपकी जो ये फास्ट टैग है ये आपकी विंड स्क्रीन में लगता है, ठीक है। फास्ट टैग होता क्या है, एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ, आपकी बुक में भी है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फास्ट टैग, ठीक है। ये आज के टाइम पे न्यू जो डिवाइस है वो आ चुका है। फास्ट टैग एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो टोल पेमेंट्स है वो डायरेक्टली होती है, जब व्हीकल चल रही होती है ना उसी टाइम पे टोल का पेमेंट जो है वो डायरेक्टली हो जाता है। फास्ट टैग एक विंड की स्क्रीन में लगा होता है और कस्टमर का टोल पेमेंट डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। व्हीकल को रोकना भी नहीं पड़ता, आराम से डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है। और इससे क्या होता है, कैशलेस पेमेंट होता है, हमारी फ्यूल की सेविंग होती है, हमारा टाइम सेव हो जाता है और हमें जगह जगह पे रुकना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये फास्ट टैग का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा इशू ये आता था कि हम जब भी हमें क्या करना पड़ता, जब भी हम कहीं जा रहे होते या फिर एक लॉन्ग जर्नी को ट्रैवल कर रहे थे तो हमें मल्टीपल जो है टोल्स देने पड़ते, मल्टीपल जगह पे टोल्स देने पड़ते। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, दिल्ली टू चंडीगढ़ अगर आप जा रहे हो तो आपको मल्टीपल जर्नीज पे टोल देना पड़ता। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा मैकेनिज्म लाओ जिसके थ्रू अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको टोल एक ही बार कटवा लो और उसके बाद आप सीधा चले जाओ। इससे भी जो है काफ़ी जो एक जो ट्रैवलर है जो जा रहा है कहीं पे उसका टाइम सेव होगा, फ्यूल भी सेव होगा और टाइम पे वो पहुँच भी जाएगा। तो ये डिफरेंट टोल प्लाजास पे खड़े होगा, फिर वो डिफरेंट अपने जो वो पेमेंट करेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर ये इन्वेस्टमेंट मॉडल आया, ठीक है। तो इस इन्वेस्टमेंट मॉडल ने भी काम किया यहाँ पे। उसके बाद हम एक और इन्वेस्टमेंट मॉडल ले आए जिसका नाम था पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें ना आपको एक और पी देखने को मिल जाएगा। पी जो है वो पीपल के लिए यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक पीपल प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें आपको 4 पी देखने को मिल जाएंगे। पिछले वाले में 3 पी थे ना, इसमें 4 पी हैं।
पब्लिक पीपल प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अंदर क्या था, पीई जो है, एक एडिशनल जो पी लगाया ना ये वाला, ये पीई किसके लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है लोगों की, उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, शुरू से लेके प्रोजेक्ट बिल्डिंग, मॉनिटरिंग प्रोसेस, एक बार कंप्लीट हो गया उसके मेंटेनेंस के लिए लाया जाएगा किसको, एक जो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी। ये 4P मॉडल जो था पीपल सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट था, स्पेशली सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स के लिए इसको लाया गया था। यहाँ पे आपका आशा भी आपको देखने को मिल सकती है, प्राइमरी हेल्थ केयर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर जो है आपको आशास भी दिख सकती थी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ही हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने को ले आए हैं, जिसने डेवलप किया हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम। ये भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट्स है इंडियन मार्केट की, इनको मीटअप करेगा। कौन, NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे नेशन वाइड टोल पेमेंट का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कौन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा क्लियर हाउस सर्विसेज, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सारा। ठीक है, अगर हम NETC सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बहुत से प्रोसेसेस, बिजनेस रूल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब हर एक चीज़ में कस्टमर जो है अपने फास्टैग को यूज़ कर सकता है पेमेंट मोड में। अगर उसको कहीं पे भी पेमेंट करना है तो NETC के तहत वो अपने फास्टैग को यूज़ कर सकता है किसी भी टोल प्लाजास में पेमेंट करने के लिए, इररिस्पेक्टिव हु हैज़ एक्वायर्ड द टोल प्लाजा। ठीक है, कि किसने टोल प्लाजा को एक्वायर किया है उसको छोड़ के। ठीक है, अब हमारा एक और मॉडल आया जो है FDI मॉडल। FDI मॉडल क्या है, ये सबसे अच्छा मॉडल भी है और यहाँ पे ना आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। FDI मॉडल में ना सीधे लोग जो हैं बाहर से इन्वेस्ट करेंगे, जो विदेशी लोग हैं वो, F का मतलब फॉरेन, मतलब विदेशी, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे आके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, उन्हीं को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल बोलते हैं। तो जैसे ही हमने 1991 में इकोनॉमी को ओपन अप किया तो हमने कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल को भी अलो किया कि फॉरेन लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दो तरीके से। एक हमारे पास आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सारी कैटेगरीज को यहाँ पे क्लम्ब करके बनाया FPI। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं FDI, ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे रहता है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उसका कम से कम 51% शेयर रहता है। ठीक है, इट कैन आल्सो भी, और उसके साथ साथ ही एक दूसरे तरीके का भी इन्वेस्टमेंट है, वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी वो जो इन्वेस्टर है उसका जो कंट्रोल है वो 26% शेयर्स पे रहेगा, उसके मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके पास होगा, वो प्रोडक्शन कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बट वो डायरेक्टली बिजनेस को चला नहीं सकता क्योंकि उसके पास शेयर कितना है, 26%। दूसरा तो वो इनडायरेक्टली बिजनेस को चला रहा है, तो वो डायरेक्टली जो है बिजनेस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये FDI मॉडल था। ये मॉडल जो था ये डोमेस्टिक सेविंग्स के बियॉन्ड था एंड एक सप्लीमेंट भी था डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अलो कर रहा था कि जो हमारी सेविंग्स है इकॉनमी की उनको बूस्ट अप करने में, और यही मॉडल चाइना ने यूज़ किया। उसका चाइना आज के टाइम पे आपको पता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गया वर्ल्ड में। तो ये जो था इन्वेस्टमेंट मॉडल ये भी काफ़ी अच्छा था, और बहुत से फॉर्म्स का FDI आज के टाइम पे इंडिया कहीं ना कहीं इस मॉडल पे भी वर्क कर रही है, और बहुत से तरीके FDI आता है, जैसे होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में इंडिया का एक पार्टनर होता है। ठीक है, जिसका कम से कम 51% मैनेज करता है बिजनेस को, जॉइंट वेंचर into an existing line of business with management control। तो उस हर एक तरीके के जो FDI हैं वो आज के टाइम पे इंडिया ने लेकर आ चुका है। 26%, 49%, 51, 74, 100% FDI भी लो है आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सेक्टोरल कैप्स को इंक्रीज कर रही है, और ये FDI को जो है गवर्नमेंट ही टाइम पे नोटिफाई करती है कि कौन से सेक्टर के लिए कितना FDI दिया जा रहा है। तो ये ठीक है, उसके बाद जो सेक्टोरल चेंजेस हैं उसको कौन नोटिफाई करता है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। देखो FDI के ना दो फायदे हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर देता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। दूसरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम एक्सटर्नल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं, और भी हमारे पास बहुत से मॉडल्स हैं, बस इनको कवर करेंगे। ये इजी से
छोटे छोटे मॉडल हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आता है वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल। वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल एक इस तरीके का फाइनेंसिंग है, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, कंपनीज या स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप करो। कौन पैसा प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर। और ये जो पैसा इन्वेस्टर देता है ये कहाँ से आता है? इन्वेस्टमेंट बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वेल ऑफ इन्वेस्टर से, ठीक है। और कभी कभी ये टेक्निकल और मैनेजरल एक्सपर्टाइज की फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है, वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करता है? कैपिटल प्रोवाइड, पैसा प्रोवाइड करता है किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसी को वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल बोलते हैं। फिर आता है क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल। यहाँ पे हम बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट की इंडस्ट्रीज, जैसे हैंडलूम के लिए अलग, लेदर, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को यहाँ पे हम सेटअप करते हैं, यानी कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं। और हम जो है लोकेशन के बेनिफिट्स को भी यहाँ पे देखते हैं, रॉ मटेरियल जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए, मार्केट, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आता है हमारा क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल। फिर आता है वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल। वल्चर कैपिटल ना एक नेगेटिव टर्म में हमें देखने को मिलता है। वल्चर कैपिटल में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है ना वो एक्सप्लॉइट करने के पर्पसेस के लिए किया जाता है। एंड जो भी अनसक्सेसफुल इंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोई अपने इंटरप्राइज खोला था बट उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहां से ही उन इंडस्ट्रीज को खरीद लिया जाता है, ठीक है। अब ये टर्म ना एक डेरोगेटरी टर्म है, ठीक है। तो वल्चर कैपिटलिस्ट यूजली क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कंपनीज कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं, उनकी तरफ देखते हैं यहाँ पे। तो ये कहीं कभी कभी फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज को, बट वो कंपनीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है। तो फिर मोस्ट वल्चर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कंपनीज को लो प्राइस में खरीद लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वल्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल में। फिर हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल भी आता है। यहाँ पे हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा बूट है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ओन ऑपरेट, बिल्ड लीज ट्रांसफर, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस, ऑपरेट डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, डिजाइन कंस्ट्रक्ट मैनेज फाइनेंस। ये हमारे क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स हैं, ठीक है। फिर आता है हाइब्रिड एन्यूटी इन्वेस्टमेंट मॉडल। हाइब्रिड एन्यूटी इन्वेस्टमेंट मॉडल में क्या होता है, गवर्नमेंट एक परसेंटेज की कॉस्ट प्रोवाइड करती है डेवलपर को कि तुम अपना काम शुरू करो, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, जो बाकी बचा हुआ पैसा, वो डेवलपर को खुद करना होता है, ठीक है। वो है हाइब्रिड एन्यूटी इन्वेस्टमेंट मॉडल। फिर स्विस चैलेंज इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है एक वे प्रोवाइड करता है प्राइवेट प्लेयर को कि वो खुद एक प्रपोजल रखे, और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्लान नहीं करती है, बट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के लिए इनको फिल करना, तो प्राइवेट प्लेयर्स की इनोवेशन से ही ये प्लान होता है। गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट नेगोशिएशंस में भी आ सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। जब प्रपोजल प्राइवेट प्लेयर बोलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो गवर्नमेंट हाँ इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है स्विस चैलेंज इन्वेस्टमेंट मॉडल में। फिर आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल। वायबिलिटी गैप इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, इसमें एक ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सपोर्ट के लिए। और ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल इसमें आएंगे जो कि लॉन्ग जस्टिस, जिनका पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिनको 10-15 साल लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वो जो है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ पैसे, तो फिर प्राइवेट प्लेयर अपना काम शुरू करता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होते हैं, बट इसमें जो पैसे की जो कमी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स को असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बैंकेबल होते हैं, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हेल्प करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इनकी हेल्प हो जाती है। तो ये आए हमारे कुछ मॉडल्स। अब आते हैं राइट इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए राइट इन्वेस्टमेंट मॉडल कौन सा हो सकता है फाइनली इंडिया की ग्रोथ के लिए, यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब देखो बहुत से इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमने पढ़े, और ये
अभी अभी इमर्ज हुए हैं, ठीक है। हमारे पोस्ट रिफॉर्म्स या फिर जो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज ग्रो हुई, उनकी वजह से ही हमने इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को देखा है, ठीक है। और ये मॉडल्स जो हैं ये अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के, अगर आप ये अपनाओ तो ये नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरा अपना लो, इस तरीके से अल्टरनेट नहीं है, ये सिर्फ वेरिएंट है इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के। तो ब्रॉडर लेवल में जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई के थ्रू ही हो रहा है। और अगर हमें एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फोकस करना है तो इसमें हमें क्या करना है, एक पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है, अच्छे से एक पार्टनरशिप अप्रोच की ज़रूरत है, एक अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हमारा जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है वो अच्छे से आए और इंडिया का जो ग्रोथ है वो हाई हो जाए। तो पॉलिसी सपोर्ट में हमें अच्छी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ बनानी है डिफरेंट एरियाज़ में, स्पेशली प्राइसिंग एंड टैक्स मैटर में हमें काफ़ी कंसर्न करके चलना होगा, डिफरेंट गुड पॉलिसीज़ लेके आना होगा, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमें जो है ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी टैक्सेस के ऊपर भी फोकस करना है, सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेस, ठीक है, अनएम्बिगियस एंड एक कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए, पॉजिटिवली किया जाए, डिले कम किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी लेकर आने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो भी एक्ट्स हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने वो एक्ट्स देखो 1950 से बनाए हैं, ठीक है। अगर हमने इतने पहले से जो एक्ट हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है, 1950 से हमारे वो एक्ट चल रहे हैं, उनको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो बदल चुका है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो उन एक्ट्स को रिव्यू करने की भी हमें ज़रूरत है। जैसे हमने माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन, लैंड एक्विजिशन, वेरियस लेवल, आज ज़रूरत है रिव्यू करने की, उनके ऊपर फोकस करने की, क्योंकि टाइम जो है बदल रहा है, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया का कुछ कंट्रीज़ में से ऐसी कंट्री है जो कि इन्वेस्टमेंट में चल रही है और इसको जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक एफर्ट्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के पार्ट से भी एफर्ट्स होने चाहिए, और साथ साथ में प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में मजबूत करें और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको और ज़्यादा जो है मजबूत करके स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाएं, ताकि इंडिया जो है एक हायर लेवल ऑफ ग्रोथ को अचीव करे एज सून एज पॉसिबल। तो आज का चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का चैप्टर समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।